नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। और अभी हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 की। चैप्टर है पॉलिनोमियल क्लास 9th का। ठीक है ना। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.3 कर चुके हैं। ठीक है, और उससे पहले एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो एक्सरसाइज 2.4 है वो एक गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो समझते हैं कि गुणनखंड प्रमेय या फैक्टर थ्योरम क्या होती है। देखिए, ऐसा है, इसका कहना ये है कि कोई px है जिसमें जहाँ x की घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब यदि gx यदि x माइनस a से यदि x माइनस a से px पूर्णतः विभाजित होती है, तब पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तथा x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहना चाहती है, कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px जहाँ x की घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, अब यदि x माइनस ए से px को डिवाइड किया जाता है और वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, तब हमें क्या मिलेगा, पी ए इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद अगर वापस से पॉलिनोमियल में रखी जाए तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक, और साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि x माइनस ए जो है वो px का एक गुणनखंड है, ये बोला जाएगा। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने px ले लिया, x² + 4। ठीक है, और हमने एक लिया है x + 2, ये हमने ले लिया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो 2 आएगी, सॉरी माइनस का 2 आएगी। ठीक है, तब p - 2 यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद अगर यहाँ रखी जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि -2 का स्क्वायर कर दिया प्लस हो गया 4, सॉरी ये -4 है। ठीक है, क्या है ये, -4 है। तब ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि -2 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 होता है। इसका मतलब x + 2 इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड करेगी, भाग दे देगी। ठीक है, यही गुणनखंड प्रमेय कहता है। अगर जिससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो डिवाइज़र है, यानी कि भाजक जो है, अगर वहाँ से x की वैल्यू निकाल करके पॉलिनोमियल में रखी जाए तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा उस वैल्यू पर जो हमने x की निकाली है। और अगर ऐसा हो रहा है
तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 या फिर x प्लस ए या जो भी हम जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, जो भाजक है वो उस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये गुणनखंड प्रमेय समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। जल्दी से देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि इन्होंने कुछ बहुपद दिए हुए हैं और उनका एक गुणनखंड है x प्लस 1, ठीक है। तो पहले पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है, इन्होंने px दिया हुआ है, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और gx यानी कि जो इसका जिससे भाग दिया जा सकता है वो है आपका x प्लस 1, ठीक है। अब इसका कहना ये है कि ये बताइए कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा। अगर होगा तो क्या कैसे होगा कि भाई वहाँ से x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो। x की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करो। पहले x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। अब इसको p माइनस 1 निकालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर -1 और अगेन +1, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो आ गया 0। यानी कि -1 x इज इक्वल टू -1 या फिर x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको शेषफल प्रमेय से, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। क्या हुआ कि हमने गुणनखंड प्रमेय से इसको सॉल्व किया है और p बराबर p-1 जब हमने निकाला तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं एक बार। इस बार क्या दिया है इन्होंने, इस बार है x की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। और यहाँ पर तो ये x प्लस 1 ही है बार बार, ठीक है। इसको इस बार नहीं मिटाएंगे क्योंकि वो चीज़ सेम है। तो वो चीज़ सेम है तो यहाँ पर भी ये सेम होगा, x इज इक्वल टू -1। अब इसको पुट कर दो, यहाँ पर जब p-1 निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 का 4 हो गया प्लस -1 की क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 हो गया और प्लस 1 हो गया। बस सीधी सी बात है, हम जो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। क्योंकि ये px था तो x था, यहाँ पर p-1 है तो हमने x की जगह -1 रख दिया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर +1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पर p-1 की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब क्योंकि यहाँ पर p1 बच गया, सॉरी p-1 की वैल्यू आ गई 1। अब इसका मतलब क्या है कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अगर इसको लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते, पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो और यहाँ पर भी, कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब px जो भी है वो बार बार चेंज हो जाएगा। ये वाला px है तो ये लिख लो, इससे पहले वाला था तो वो लिख लो। इसको हिंदी में लिखोगे तो कहोगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये कहोगे, आगे बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, लिखने में दिक्कत ना हो बार बार हमें। गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें, x की 4, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस बार ये दिया हुआ है। तो p माइनस 1 निकालो, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। इस +1 से +1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, अगेन बच गया 1। यानी कि p-1 पर ये थर्ड वाला जो पॉलिनोमियल है, ये नंबर भी चेंज करते रहना, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें जो है ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों, जिसमें 0 बच गया वो गुणनखंड है, जिसमें नहीं बचा, जिसमें 0 आया तो वो गुणनखंड है, जिसमें नहीं आया वो गुणनखंड नहीं है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस √2 और बाद में x है यहाँ पर प्लस √2, ठीक है। इस बार इन्होंने ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, तो देखते हैं इस बार p-1 क्या आ रहा है हमारा। p-1 आएगा -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 में यहाँ पर आ जाएगा -1 का इंटू और प्लस आ जाएगा रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन -1 आएगा, और यहाँ पर इस -1 को अगर मैं यहाँ ले लूँ आगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 और प्लस का √2 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का √2 रहेगा, ठीक है। अब ये आ गया -2 और ये आ गया +2 और ये दोनों रहे +2 √2। तो एक √2 ये हो गया और एक √2 ये हो गया, तो दोनों मिलकर के 2 √2 हो गए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो आंसर आएगा 2 √2। इसका मतलब p-1 पर ये भी इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हमने चारों जो इसके पॉइंट थे वो हमने निकाल दिए हैं। ये फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट में इन्होंने कुछ इस तरह से दिया था। अगेन हमने -1 रखा, तो उसको सॉल्व करने के बाद √2 आया, और 2 √2 आने की वजह से, क्योंकि ये 0 नहीं आया, अगर 0 आ जाता तो वो गुणनखंड हो जाता, अब ये 0 नहीं आया तो इसकी वजह से इसको ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। अब इन्होंने अलग अलग दे दिया इस बार, ठीक है। बात पहले वाली है, बस जो gx है वो अलग दे दिया है। px जो है इस बार क्या है, 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x और -1, और gx क्या दिया हुआ है इन्होंने, gx दिया हुआ है x प्लस 1। इसको रख के देख लो, अगेन वही लिखेंगे हम, शेषफल प्रमेय से, सॉरी गुणनखंड प्रमेय से, और यहाँ पर आ जाएगा p-1, क्योंकि हमने वहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब यहाँ से जब रखोगे इसको तो 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, ये वाला -1 यहाँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
इसका आएगा माइनस का 2, यहाँ पर आएगा प्लस का 1, यहाँ पर आएगा प्लस का 2 और यहाँ पर आएगा माइनस का 1। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जब कैंसिल हो जाएंगे तो p माइनस 1 जो रहा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो इसका, px क्या दिया हुआ है उसमें, px है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इन्होंने gx जो दिया है वो क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब माइनस का 2 निकाल रहे हैं p, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 2 रख देंगे, तो माइनस के 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, और 4 3 जा 12 हो जाता है। यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 रहेगा, ठीक है। अब माइनस माइनस वाले एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा प्लस का 13, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। यानी कि p माइनस 2 पर जो आ रहा है रिमाइंडर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। ये जो आता है वो रिमाइंडर होता है, पता है ना, ये रिमाइंडर होता है। अभी लास्ट जो क्लास हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी तो उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया है। उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब इस तरह से वैल्यू रखी जाती है तो जो ये पी ए की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो रिमाइंडर होता है। अब जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो उसको गुणनखंड है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है वो उसका गुणनखंड नहीं है। चलिए अब ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में px इन्होंने दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6 और gx यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 3। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा इस बार निकालना पड़ेगा हमें p3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 3 रख दो, 3 की क्यूब हो गई माइनस 4, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर आ गया 3 और प्लस हो गया 6। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक, और प्लस का 3 और प्लस का 6। अब देखो जब 6 और 3 9 हो जाएगा, 27 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 36 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि p3 पर ये पॉलिनोमियल इसका गुणनखंड होगा, यानी कि gx जो है x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। मतलब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 देगा, ठीक। अगर दिमाग में कोई संशय हो तो डिवाइड करके देख लेना। डिवाइड मैं बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। अगर डिवाइड करने में भी संशय है तो फिर आप जो है एक छोटे बच्चे की तरह कमेंट बॉक्स में लिखना कि हम डिवाइड सीखना चाहते हैं, तो हम डिवाइड भी बता देंगे। हालांकि मेरा मन है कि मैं डिवाइड होती है एक अलग से क्लास बना दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर सकें उसको करने के बाद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। इस बार इन्होंने कहा है कि एक इन्होंने gx दे दिया, ठीक है, x माइनस 1 gx दे दिया और अलग अलग तरह के px दिए हैं। जैसे कि पहला px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और ये कह रहा है कि ये जो k है इसकी वैल्यू बताओ। ये पहले से ही बोल रहा है कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है, पहले से ही बोल रहा है। तब ये कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ। अब
यदि x माइनस वन इसका गुणनखंड होगा तो P1 पर भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब P1 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है भाई, उसी का तो रिमाइंडर 0 आता है जो इसका गुणनखंड होता है। अब ये क्वेश्चन में पहले से ही कह रहा है कि x माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। अगर है तो यानी कि 1 रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हमने जब 1 रख दिया तो 1 रख करके हमने इसको 0 के बराबर बता दिया, और जब 0 के बराबर बताओगे तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 1 हो गया, प्लस k हो गया, बराबर 0 आ गया। यानी कि यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। आगे बात सुन रहे, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ठीक है, अगेन यही कह रहा है कि x माइनस वन जो है इसका गुणनखंड है। अगर ऐसा है तो k की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है, k की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, P1 रखेंगे। जब P1 रखा जाएगा राइटिंग में अगर दिक्कत हो ना तो एडजस्ट कर लेना भैया, थोड़ा राइटिंग के साथ मेरी स्टार्टिंग से दुश्मनी रही है। चलिए खैर, तो ये 0 होगा। अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ गया k, और यहाँ से आ गया प्लस का रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस रूट। भाई ये दोनों इधर चले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और माइनस कॉमन लेकर के मैंने दोनों को प्लस में लिख दिया, k की वैल्यू निकालनी। आगे बात समझ में। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, या यहीं कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर कर देते हैं थर्ड पार्ट। तो gx इन्होंने दिया हुआ है x माइनस वन, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, अब px देख लो क्या दिया हुआ है। px क्या दिया हुआ है इन्होंने इस बार दिया है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। अब यहाँ से हमें बताना है k की वैल्यू बतानी है। अब अगर मैं p1 रखता हूँ तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि k1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी k की, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 1 माइनस का हो जाएगा, रूट 2 प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। आगे बात समझ में। चलिए फोर्थ पार्ट देख लो इसका एक बार। kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, क्या कह रहा है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इस बार 2 के दे दिए हैं इसने, कोई समस्या नहीं है, 2 का भी निकालेंगे, ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हम p1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, k और 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 हो गया यहाँ पर, और प्लस का आ गया k बराबर 0 के, क्योंकि हमने 1 रख दिया है। ठीक है, तो k माइनस 3 और प्लस k बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 जो है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। आगे बात समझ में। इस तरह से हम k की वैल्यू निकालेंगे। चारों पार्ट हो गए आपके, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भैया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने हमें दे दिया 12x², इसको थोड़ा 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये गुणनखंड कैसे किया जाएगा इसका। देखो सिंपल सा तरीका है, आपके इसमें बुक में भी यही चीज़ बताई हुई है। क्या करना है होता है हमें, वैसे तो इन्होंने दूसरे तरह का दे दिया, पहली वाली तरह का भी हम करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो जो x के x² के मल्टीप्लिकेशन में है उसको 1 से इंटू कर दो। क्या कर दो? इंटू कर दो। तो क्या आ गया? 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो, ऐसे टुकड़े करो जिसको गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए? जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ये वाला 7। ठीक है, देखो अब क्या होगा भाई, 12 कैसे कैसे आ सकता है? अगर मैं 12 की 1 में इंटू करूँ तब भी आ जाएगा, 6 की 2 में करूँगा तब भी आ जाएगा, 3 की 4 में करूँगा तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि 12 या 1 को जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 11, नहीं आ रहा। 6 और 7 को देखो, 6 और 2 को देखो, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 8, और माइनस करने पर क्या आ रहा है? 4, तब भी 7 नहीं आ रहा। अब देखो 3 और 4 को, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। माइनस करने पर तो 1 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 12 को तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 भी, और 7 को हम लिख देंगे 3 + 4 x + 1। ठीक है, इस चीज़ को चाहो तो मिटा दो, ये रफ काम है, क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये हमने अपने दिमाग में करना है। हमें किस में करना? दिमाग में करना है। ये मैंने खोल के इसलिए बता दिया ताकि पता चले। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर आ गया 12x²। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और उधर से x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 3 आ गया, और जब x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ गया। सिंपल है, माइनस की 3 में करी तो -3, और x की 3 में करी तो 3x हो गया। इसी तरह से माइनस की 4 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और x की 4 में करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब ये +1 जो है वो एज इट इज़ यहीं पर रहेगा। चलिए अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है वो ले लें। मैं इसमें थोड़ा खोल के दिखा रहा हूँ। अब जैसे 12 है तो इसको क्या लिख देंगे? 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख लिया? 3 इंटू 4, x² को लिख लिया हमने x इंटू एक्स। अब यहाँ पर है माइनस का 3 इंटू एक्स है इस तरह से, और माइनस का 4 इंटू एक्स, और ये है +1। इसको यहाँ पे लिख लिया। ये स्टेप मैं केवल इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि समझ में आ जाए। वैसे आपको डायरेक्टली ही करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप 7th और 8th में भी कर चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में क्या क्या चीज़ कॉमन है। एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। ठीक है, अब इस वाले 3 को तो ये 3 उठा के ले गया बाहर, 3 आ गया, और इस x को ये x उठा के ले गया तो x आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचा? यहाँ पर 4 बचा और एक x बचा माइनस, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा ना, तो 3 बचा, 3 बाहर आ गया, x बचा था, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, इनटू में 1 भी तो है भाई, 3x इंटू 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हमने वही 1 यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस यहाँ पर देखो, अब क्या है कि हमें यहाँ 4x - 1 जो ब्रैकेट के अंदर आया है, वही यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट भी हमें वैसे ही बनाना है। अब लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि 4x + 1 है, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए था। तो इसको आप क्या कर सकते हो? अगर मैं इसको भी थोड़ा खोल के लिखना चाहूँ तो माइनस इंटू -1 लिख सकते हो इस तरह से। अब ये माइनस है और ये माइनस है, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? 4x, और ये वाला -1 बच गया। आगे बात समझ में, इसको 1 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x - 1, ये 3x और ये -1 हमने एक साथ लिख लिया, और ये 4x - 1
एक बार ले लिया, यानी कि इसको कॉमन ले लिया हमने, इसको जो है कॉमन ले लिया और 3x माइनस 1 यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब ये इसके दो गुणनखंड हुए हैं, किसके, 12x² माइनस 7x प्लस 1। आगे बात समझ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और समझ में आती है। सेकंड क्वेश्चन देख लो एक बार। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो x² के साथ होता है उसको लास्ट वाले टर्म से जिसमें x नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3 इक्वल टू क्या आएगा, 6 आ गया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब देखो 6 कैसे कैसे आ सकता है, 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 × 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और तो कोई तरीका नहीं है। चलिए अब देखो 2 और 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 5, 2 और 3 को माइनस करोगे तो आएगा 1। किसी भी सूरत में 7 नहीं आ रहा, लेकिन अगर 6 और 1 को आप प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x² प्लस 6 प्लस 1x, और यहाँ पर आ जाएगा 3। आगे बात समझ में। अब अगेन देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x² तो है ही, अब प्लस, इस बार प्लस की करेंगे तो प्लस 6 हो गया और इधर से x आ गया, फिर अगेन प्लस 1 किया और इधर से x आ गया, और ये प्लस 3 एज इट इज रहा। अब अगेन यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 2 × 3, 6 को क्या बोलेंगे, 2 × 3 बोलेंगे। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, 1x है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया और 1x कॉमन ले लिया। अब देखो 2 तो बाहर आ गया, यहाँ पर 1x बाहर आ गया, तो यहाँ पर खाली x बचेगा। अब यहाँ से भी 2 बाहर आ गया था और x भी बाहर आ गया था, तो यहाँ पर 3 बचेगा, क्योंकि 2 × 3 तो था यहाँ पर 6। अब अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 x + 3 ही रह जाएगा। भाई यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, दोनों से +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब इन दोनों को में से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x + 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा। इस तरह से इसके दो गुणनखंड यहाँ पर आ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। इस तरह से अगेन क्या करेंगे, 6 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 6 × 6 आ जाएगा, आगे यहाँ पर 36। अब 36 के गुणनखंड करने शुरू करो, क्या आ जाएगा, 9 × 4 आ जाता है 36, ठीक है, और 6 × 6 भी आ जाता है 36, और 12 × 3 भी आ जाता है 36, ठीक है। तो अब देखो पहले वाला इसे ही काम चल जाएगा हमारा, 9 और 4 को अगर माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, बीच वाली टर्म हमें लानी होती है। 9 और 4 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं, 6x² प्लस 9 - 4x और माइनस आ गया 6, ठीक है। अब इसको कैसे लेंगे, 6x², अब ये प्लस हो गया 9 और x आ गया इसके साथ, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, और ये x आ जाएगा 4 के साथ, और माइनस आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × x, इसको ये -4 x और माइनस का 6। अब देखो ये 3 कॉमन आ सकता है और ये x कॉमन आ सकता है। अब जो बच जाएगा वो बाहर आ जाएगा, सॉरी जो अंदर आ जाएगा, 2 बच गया और एक x बच गया, तो 2x आ गया, माइनस यहाँ से एक 3 बच गया तो 3 अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको भी इस तरह से लिख लो,
2 इंटू 2 x और -2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया हमने। अब देखो ये -2 और ये वाला -2 कॉमन आ रहा है तो हमने -2 बाहर ले लिया, ठीक है। ये प्लस है, प्लस, ठीक है, ये प्लस बचेगा। तो यहाँ से जो है हमने -2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर एक 2x बचा और यहाँ पर एक 3 बचा, तो वो 2x और प्लस का 3 यहाँ पर हमने लिख दिया। ध्यान रखना हमेशा जो ये स्टेप आता है ना लास्ट वाला, मतलब सेकंड लास्ट वाला जो आता है, इसमें जो दो ब्रैकेट बनते हैं ये एग्जैक्टली सेम होंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3 है तो यहाँ पर भी 2x प्लस 3 ही बनाना होगा। कैसे बनाओगे? किसी भी तरह कॉमन लेकर के यहाँ पर होगा। हमेशा यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ से आप कॉमन लेकर के इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को इक्वल कर सकते हो। इसमें साइन की भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि -2x प्लस 3 हो जाए और यहाँ पर 2x प्लस 3 हो जाए, ये गलती मत कर देना। हमेशा ये ब्रैकेट जो है इक्वल ही रहता है। आगे बात समझ में? चलिए, तभी तो इस ब्रैकेट को कॉमन लिया जाता है। अब इसमें से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 आ गया एक बार, और जो बचा 3x और -2x, 3x और -2x बच गया। आगे बात समझ में? तो ये था 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देख लो एक बार, क्या है? 3x² माइनस x और -4, ठीक है। अगेन 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 आ जाएगा आपका 12 आ गया, ठीक है। और इस बार तो इसी से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1 है। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, और 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, देखो पहले जल्दी से ही काम हो गया हमारा। -4 -3, ठीक है ना। सिस्टम में ही लिखना है इसको, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर 3 और 4 लिखा था, 3 और 4 लिख दो तो फिर ये गलत हो जाएगा। हमें 1 लाना होता है, मतलब ये जो बीच वाली टर्म है ये लानी होती है ब्रैकेट के अंदर, -4। अब देखो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x, ये माइनस और ये माइनस जब कैलकुलेट होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 3, और यहाँ से ये x आ गया -4। अब अगेन यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ तो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर x ही कॉमन आ सकता है। x हमने ले लिया तो यहाँ पर एक 3x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2x थे, एक x हमने बाहर ले लिया। यहाँ अकेला ही x था तो ये अकेला ही बाहर आ गया होगा, तो केवल 4 बच गया होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, जो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है पहले से यहाँ पर है, तो केवल +1 यहाँ से कॉमन ले करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x - 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x + 1 और 3x - 4। ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब आगे चलते हैं। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको यही दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए, लेकिन इसमें थोड़े से आसान तरीके के दे रखे हैं, या तो ऐसा कह लो, क्या है? x² माइनस 2x², सॉरी ये x³ है, x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि x³ और ये वाला जो x है इसको एक साथ ले लो, और -2x² और +2 को एक साथ ले लो। भाई ये हमने इधर कर दिया और ये वाला x इधर कर दिया, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? x² - 1 रह जाएगा। ऐसा क्या रह जाएगा? x² - 1, और यहाँ पर जो है माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? x² - 1। अब देखो यहाँ पर क्या है? x - 2 है, और यहाँ पर है x² - 1 कॉमन, क्योंकि दो ब्रैकेट बन गए थे तो हमने वो यहाँ पर ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और की जा सकती है, x माइनस टू जो है ये तो एज इट इज रहेगा, इसको लिखा जा सकता है x प्लस वन और x माइनस वन। ये पहले तो देखो कि कैसे लिखा और फिर देखो कि क्यों लिखा। कैसे लिखा, वो ऐसे लिखा कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहीं फॉर्मूला बनता है तो उसको लिखा जा सकता है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये तो हमने ये बताया कि कैसे लिखा, क्यों लिखा। देखो यहाँ पर घात है 3, ठीक है। अगर आपके गुणनखंड इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि 3 हो सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें 3 गुणनखंड मिले हैं, x प्लस टू, एक्स प्लस वन और x माइनस वन, 3 मिले हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 3 थी। तो किसी की जब घात, किसी भी पॉलिनॉमियल की घात जितनी होगी उसके अधिकतम उतने ही गुणनखंड हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। x की क्यूब है तो 3 ही गुणनखंड होंगे, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि घात ही 3 है, ठीक है। तो x की केवल 3 ही वैल्यू हो सकती है। अब इन 3 वैल्यूज़ का मतलब है कि अगर x बराबर 2 रखेंगे तो ये इसको 0 कर देगा, x बराबर माइनस वन रखेंगे तो भी इसको 0 कर देगा, और x बराबर 1 रखेंगे तब भी इसको 0 कर देगा। इसको चाहो तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था आपका पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। ये कुछ ऐसे है। अब इसका क्या किया जा सकता है, गुणनखंड कैसे करेंगे इसके। देखो इसमें आप पहले इसको देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस का 9x और माइनस का 5। इस तरह से तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं, सेकंड को दोबारा एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, x की क्यूब यहाँ पर इस तरह से ऐसे रखेंगे, और ये जो 3x स्क्वायर है इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। देखो इन दोनों चीज़ों को जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से गया 3x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 9 लिखा हुआ है इसको आप लिख लोगे 5x माइनस 4x, या ऐसे लिख लो माइनस 4x और माइनस 5x, और ये लास्ट वाला माइनस का 5 रिलेटिव है। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 9 भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की क्यूब एज इट इज रहा, ये वाला x स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ रहा, और ये वाला माइनस 4x यहाँ पर आ गया। बाकी माइनस 5x और माइनस 5 हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ से आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 1। यहाँ से आप माइनस का 4x कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का 4x कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा x प्लस 1।
और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x+1। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप ये x+1, ये x+1 और ये x+1 एक साथ ले लेंगे, x+1, और यहाँ से आपका आ जाएगा ये x² माइनस 4x और माइनस का 5। इतना करने के बाद ये जो आपका x+1 है ये तो एज इट इज ही रहेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी किया था कि अब यहाँ पर 1 है, 1 और 5 को इंटू करेंगे और 1 और 5 को इंटू करके क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए, तो 5 और 1 ही रहेंगे, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 की जगह 5 माइनस 1 आ जाएगा और x रह जाएगा माइनस का 5। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे हम, x+1 रहेगा यहाँ पर और यहाँ रहेगा x², यहाँ पर आएगा माइनस का 5x और प्लस 1x और माइनस का 5। ठीक, अब इस तरह से यहाँ पर रहा x+1 और यहाँ पर रहेगा कॉमन आ जाएगा x और इसको आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो इस तरह से, तो अंदर बचेगा x-5 और यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो +1, अंदर बचेगा x-5। अब लास्ट जो है आपका बचेगा x+1 अगेन और x-5। अब अगेन यहाँ पर तीन फैक्टर्स आए हैं, 3 गुणनखंड आए हैं, क्योंकि ये x की घात वाली पॉलिनोमियल है जिसकी घात 3 है। तो मैंने बताया था 3 वाले के 3 आ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x+1 यहाँ पर भी आ गया और x+1 यहाँ पर भी आ गया, तो देखा जाए तो उसके केवल 2 ही हैं, x+1 और x-5। ठीक है, तो 3 अगर घात है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम होंगे या फिर 3 के बराबर होंगे। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, ये है आपका x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। भाई ये x³ को ऐसे लिख लो, अभी जो 13 है इसको आप लिख सकते हो 12x² और प्लस x², लिख सकते हो ऐसे तोड़ के। भाई 13x² है तो 12 और 1x² कितना हो जाएगा, 13x², सिंपल सी बात है। तो 32 है, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12x प्लस 20x और प्लस में आ जाएगा 20। आगे बात समझ में। चलिए अब देखो x³ रहा यहाँ पर, और ये वाला जो x² है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं x²। अब ये है प्लस का 12x², इसके साथ ये आप ये वाला 12x ले लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो बचेगा आपका 20x और प्लस का 20। अब यहाँ लास्ट में हम यहाँ से x² कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x+1, यहाँ से आप प्लस का 12x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा x+1, यहाँ से आप प्लस का 20 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर अगेन बचेगा x+1। ठीक है, तब क्या होगा कि x+1 को हम एक बार कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों जगह पर x+1 आ गया है, और जो बचा हुआ है वो हम कैसे लिख लेंगे, x² प्लस 12x और प्लस में 20 लिख लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा हमें, इस टर्म को और सोल्व कर लेंगे। अगेन वही है, यहाँ पर 1 है, 1 की इंटू 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए। तो क्या हो सकता है, वो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। 10 प्लस 2 है, 10 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 10 और 2 हो जाता है 12, x हो गया प्लस में आ गया 20। इसको आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि बीच में जब छोटा ब्रैकेट होता है तो बड़े ब्रैकेट का लास्ट में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, मैथ्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ब्रैकेट का कहाँ पर इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x² और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10x और प्लस आ जाएगा 2x और प्लस में आ जाएगा 20। ठीक है, अब x+1 तो है यहाँ पर, अब आप ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x+10 बचेगा। यहाँ से अगेन आप 2 कॉमन ले लोगे तो अगेन यहाँ पर क्या बचेगा, x+10 बचेगा।
ठीक है। अभी यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट भी ले लेते हैं हम। अब यहाँ से लास्ट स्टेप हमारा क्या मिलेगा, x+1 ऐसे ही रहा, यहाँ पर मिलेगा x+2 और x+10, ठीक है। x+1, x+2 और x+10, अब 3 मिले हैं हमें, क्यों? क्योंकि ये 3 पावर वाली यानी कि 3 घात वाली पॉलिनॉमियल है। चलिए आगे बात सर में। अब देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसमें है आपका 2y³ + y² -2y और -1, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या करो, सीधा सीधा y² कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 2y + 1। अगेन यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y + 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा y² -1 और यहाँ पर आ जाएगा 2y + 1। अब जैसे हमने पहले बताया था कि ये फॉर्मूला बन जाता है a² - b² का। अब आप कई बार कि 1 को स्क्वायर कैसे लिख रहे हैं, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए लिख सकते हैं। 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, तो इसलिए हमने 1 को 1 का स्क्वायर लिख लिया। इस वजह से हमें a² - b² का फॉर्मूला मिल गया, जो कि होता है a + b और a - b। तो यहाँ पर हो जाएगा y + 1 और y - 1 और लास्ट में 2y + 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, 3 गुणनखंड यानी कि 3 फैक्टर मिल गए। क्यों? क्योंकि ये 3 घात वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो आप 9th क्लास में हो, ठीक है। अगर मैं क्लास 7 को पढ़ा रहा हूँ तो मैं शायद और भी ज़्यादा डिटेल में जा कर के पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्या है कि उसमें क्लास और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पहले से ही ये चीज़ें कर रखी हैं आपने। अगर नहीं है, किसी को भी कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली कमेंट करेगा। मैं अगर चाहें तो स्पेशली अलग से इन चीज़ों की वीडियो बना करके मैं डाल दूँगा, चाहे छोटा ही डाउट क्यों ना हो। चाहे आपको यही ना आता हो कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, माइनस प्लस माइनस कैसे होता है, अगर यही इन चीज़ों में भी डाउट है ना तो बेझिझक पूछ लो। बस ये है कि आप अपने समय के साथ दूसरों का समय कंबाइन ना करो। आपको अलग से चाहिए, आपको अलग से मिल जाएगा, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज चलेगी 2.5।